Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 10th के 7th लेसन का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें उस किंग की फैंसीफुल आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया गया है कि किस तरह से एक जो किंग था वो अपने डिसीजन लिया करता था। उसके डिसीजन जो होते थे वो बाई चांस पे होते थे। दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन चूज कीजिए, जो चीज आपको मिलती है वही आपका डिसीजन है। अब वो चाहे इनोसेंट हो या चाहे वो एक्यूज्ड हो, बस उसके डिसीजन ऐसे ही हुआ करते थे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लेसन शुरू होता है। when the king was interested when the king was interested in people and their crime, he would dictate that their fate should be डिसाइडेड इन अरेना। उसने एक अरेना बनाया था, मैंने कहा था स्टेडियम, मान लीजिए कि स्टेडियम बनाया था। और जब उसको ये करना होता है किसी कोई डिसीजन, कोई जस्टिस देना है, कोई जजमेंट देना है, तो उस अक्यूज्ड पर्सन को, उस अपराधी को जिसका भी निर्णय होता था, उसको उस अरेना में ले आया जाता था, उस स्टेडियम में लेके आते थे। द किंग न्यू नो ट्रेडिशन फ्रॉम अदर किंगडम्स, है ना। राजा जो था दूसरे राजाओं से, दूसरे राज्यों से किसी भी तरह का ट्रेडिशन नहीं जानता था। मतलब वो जो था किसी भी दूसरे राज्यों के ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता था कि निर्णय कैसे दिए जाते हैं। वो अपने ही विचारों में खोया रहता था। क्या है? हिज ओनली एलिजेंस। एलिजेंस क्या होता है? लॉयल्टी टू ए सुपीरियर, मतलब वो अपने आप को सुपर मानता था। हिज ओनली एलिजेंस वॉज टू हिमसेल्फ एंड हिज ओन फैंसीज। वो अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को, अपने फैंसीफुल आइडियाज को ही सुपर मानता था। दिस फैंसी, द कौन सी क्या विचारधारा थी उसकी? उसकी फैंसीफुल आइडिया क्या थे? फैंसी का मतलब होता है विचित्र विचार। क्या थे? द चांस फेट डिसाइड्स इन द अरेना केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बारबेरिक एंड आइडियलिज्म्स। कि जो उसका विचित्र विचारधारा ये थी कि चांस जो था ना, उस किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण कर रहा था, है ना। वो रोमांटिक था, बारबेरिक था, आइडियलिज्म, मतलब उसकी विचारधारा अलग थी। यहाँ से कहानी शुरू होती है। देखिए क्या होता है। when all the people had gathered in the galleries and the king was seated on his throne high up on one side of the arena। जब सब लोग उस स्टेडियम में इकट्ठे हो जाते और राजा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता, ही वुड गिव ए सिग्नल। और जब सब कुछ लोग वहां इकट्ठे हो जाते तो किंग वहां से सिग्नल देता। ए डोर बीनीथ हिम, राजा की सीट के नीचे से एक डोर ओपन होता, वुड ओपन, एंड द अक्यूज्ड पर्सन would step out into the amphitheaters। एम्पी मैंने बताया था कि एक होल टाइप में होता है जिसमें एंटी चीजें रखी जाती है, स्टेडियम के अंदर का भाग है। जब वो डोर खुलता तो जो भी अपराधी होता, जिस पे डिसीजन लेना होता था, वो बाहर आता। डायरेक्टली अपोजिट टू द अक्यूज्ड देयर वर टू डोर्स। जिस तरफ से वो, जिस डोर से निकलता, उसके जस्ट सामने अपोजिट साइड में दो दरवाजे होते थे, एग्जैक्टली अलाइक, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते थे। द साइड बाय साइड बिल्कुल बराबर होते थे। द पर्सन ऑन ट्रायल, जिस पे निर्णय हो रहा था, जिस पर जजमेंट चल रहा था, वो आदमी हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स, उस व्यक्ति को उन दरवाजों तक जाना पड़ता था। एंड ओपन वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक दरवाजे को खोलना पड़ता था। तो फिर क्या होता देखते हैं। ही वुड ओपन विच ओवर डोर ही वांटेड, वो चाहे तो किसी भी दरवाजे को खोल सकता था। ही वॉज फ्री, इस बात की उसे आज़ादी होती थी। ही वॉज सब्जेक्ट टू नो प्रेशर फ्रॉम द किंग और हिज कोर्ट, उस पर अपने राजा की तरफ से और राजा के दरबारियों की तरफ से किसी भी तरह कोई भी दबाव नहीं होता था कि वो कौन सा दरवाजा खोले। द ओनली इन्फ्लुएंस वॉज दैट ऑफ फेट और लक, सिर्फ उस पर एक ही दबाव होता था कि उसका भाग्य क्या निर्धारण करेगा। मतलब एक के अंदर हम कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत ही एक दरवाजे से उसके लिए गिफ्ट निकलने वाला था और एक दरवाजे उसके लिए पनिशमेंट निकलने वाला था। कह सकते हैं एक से मौत, एक से जीवन मिलने वाला था। इफ द अक्यूज ओपन द डोर, ओपन वन डोर, ए हंग्री टाइगर केम आउट। जैसे मान लीजिए दो में से एक दरवाजा अब खोलते हैं तो उसमें से हंग्री टाइगर निकलता है। और जो हंग्री टाइगर निकलेगा तो क्या होगा? जैसे दरवाजा खुलेगा तो वो जो भी उसको दिखे उसको खाएगा, है ना। इट वॉज द फियरेस्ट एंड मोस्ट क्रूल दैट कुड बी फाउंड
and it immediately jumped on him and tore him to pieces as a punishment for his guilt. है ना? वो जैसे ही वो दरवाजा खोलता तो हंग्री टाइगर बाहर निकलता, वो टाइगर उस व्यक्ति के ऊपर जंप करता, उसको टीयर कर देता, फाड़ देता। और ये इस तरह का एक्टिविटी क्यों थी? एज द पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, उसके दोस्त की सजा हुआ करती थी, ये उसकी सजा मानी जाती थी। एक्चुअली में चाहे वो कितना इनोसेंट क्यों न हो, राजा का ये एक तरीका था उसको सजा देने का, निर्णय करने का, सजा ने निर्णय करने का। आगे देखते हैं। व्हेन द फेट ऑफ द क्रिमिनल वाज सो डिसाइडेड, जब इस तरह से एक टाइगर एक व्यक्ति के ऊपर जंप करता, उसको फाड़ डालता, है ना, तो सैड आयरन्स बेल, सैड आयरन बेल्स वर संग रंग, और लोहे की मतलब सैडनेस, दुख भरी घंटियां बजती। द ग्रेट वेल्स, देखिए वेल्स का विलाप का नाम, वेल्स वेंट फ्रॉम द हायर्ड मोर्नर्स, और वहां पे किराए पर लाए हुए कुछ मोर्नर्स हुआ कर होते थे। मोर्नर्स का मतलब रोने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। जब टाइगर उस पर जंप करता तो किराए पर लाए हुए लोग वहां पे रोते। हु वर पोस्टेड आउटसाइड द अरेना, जिनको अरेना के बाहर की तरफ रखा जाता था। एक कंडीशन ये है। दूसरी वाली क्या कंडीशन देखते हैं। द ऑडियंस वेंट होम, अब वहां से ऐसा सब कुछ होने के बाद में ऑडियंस घर पे चले जाते, विद बोर्ड हेड एंड doleful हार्ट, एंड सेड दैट वन सो यंग एंड फेयर शुड हैव मेरिटेड सच फैट। लोग ये सोचते कि कितना यंग था, कितना फेयर था, कितना निर्दोष था, है ना, और इस आदमी का देखो इस तरह से इसका फेट का निर्धारण हुआ है ना। तो बहुत ही दुखी स्वभाव के साथ में लोग घर चले जाते थे। इफ ही ओपन द डोर अदर डोर, अब यहाँ से दूसरे वाले डोर की कहानी शुरू होती है। यदि वो दूसरा दरवाजा खोलता, लेडी केम आउट, एक लेडी बाहर आएगी, एक से लाइन आया, दूसरे से अगर दूसरा दरवाजा खोलता तो एक लेडी बाहर आती थी। द किंग ऑलवेज चूज द लेडीज हिमसेल्फ, है ना, लेडीजों को हम अपने लिए चूज करता था। ही मेड श्योर दैट ईच वॉज ऑफ द सेम एज एंड स्टेशंस, वो ये श्योर करता कि ईच का मतलब वो लेडी जो निकलने वाली थी वो, और जिस व्यक्ति के साथ में क्राइम होता था वो दोनों सेम एज के होने चाहिए थे, एंड स्टेशन एक स्टेटस के होने चाहिए थे, एज द अक्यूज्ड, एंड दैट लेडी वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो लेडी वहां से निकलती वो उसी की उम्र की होनी चाहिए थी। ये किंग पहले से डिसाइड करता था। द रूल वाज दैट, नियम ये था, दैट द अक्यूज्ड वाज टू मैरी हर इमीडिएटली, और नियम ये था कि जैसे वो दरवाजा खोलेगा अगर लेडी निकलती है तो उसे उसी समय शादी करनी पड़ती थी। अब उसके लिए क्या स्थितियां हो सकती है देखते हैं। इट डिडंट मैटर इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड, इस बात की कोई वैल्यू नहीं रहती चाहे वो पहले से शादीशुदा क्यों नहीं होता। एंड हैड ए फैमिली, चाहे उसकी फैमिली क्यों नहीं होती। द लेडी वॉज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस, वो लेडी उसके निर्दोषपन का संकेत थी। सो इफ द अक्यूज ऑलरेडी लव्ड अनदर, मान लीजिए कि अक्यूज पहले से किसी से प्यार करता है, दैट अदर वॉज टू बी फॉरगॉटन, तो उसे दूसरी वाली को भूलना पड़ता था। इट वॉज द किंग्स वे, ये एक राजा का तरीका था कार्य करवाने का। ही अलाउड नथिंग टू इंटरफेयर विद हिज डिजाइन्स, मतलब वो किसी भी व्यक्ति को अपने डिसीजन पर, अपने डिजाइन पर इंटरफेयर नहीं करने देता था। इंडीड इमीडिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड अनदर डोर बीनीथ द किंग ओपन, जैसे वो लेडी बाहर आती तो राजा की तरफ से दूसरे दरवाजे खुलते। आउट केम ए प्रिस्ट, वहां से प्रिस्ट निकलता, म्यूजिशियंस निकलते, सिंगर एंड ट्रूप ऑफ डांसर की वहां से निकलते, मान लो कि बैंड बाजे वहां पे पहुंच जाते। आगे देखते हैं। इन द प्रोसेशन, इस प्रक्रिया में, दे ऑल चीयरफुली मार्च्ड एंड sang फॉर द कपल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द अरेना, और इस प्रोसेस में सभी लोग वहां बैठे बैठे एक खुशी के गीत गाते, डांसिंग करते। द बेल रंग, घंटियां बजती। द ऑडियंस शाउटेड इन इट्स अप्रूवल, ऑडियंस अप्रूवल में शाउटेड करते। एंड द इनोसेंट मैन प्रिसीडेड बाय द चिल्ड्रन, है ना, स्ट्रूइंग फ्लावर्स इन द कपल्स पाथ, बच्चे फूलों की वर्षा करते। लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, और इस तरह से इस न्यू ब्राइड को, नए दुल्हन के जोड़े को अपने घर पर ले जाया जाता था। आज हमने ये पढ़ा कि किस तरह से राजा जो था अपने डिसीजन लिया करता था। बहुत ही विचित्र तरह के डिसीजन थे। इस बात में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती कि आदमी जो है कितना इनोसेंट है, वो कितना दोषी है। सो
मैंने ये लेसन काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए